हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2021। आज हम लोग एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 का सेट 4 देखने वाले हैं। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होगा। सभी क्वेश्चन का मैं अच्छे से विश्लेषण किया हूं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है मैं आपको बताते चलता हूं। आप लोग ईमानदारी से टेस्ट लगाइए, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और अभी तक जितना भी टेस्ट हुआ है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर मैं PDF डालता हूँ, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर अपना टेस्ट लगाकर देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करता है। तो कृषि उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कौन करता है? तो CACP, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इसके आपको देखिए पूछ सकता है कि CACP की स्थापना कब किया गया था? तो 1985 में। मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि इससे पहले इसका क्या नाम था। तो ये आपको 1965 में ही कृषि मूल्य आयोग गठन किया गया था, 1965 में। और वहीं आगे चलकर आपको CACP नाम धर दिया जाता है 1985 में। ठीक, और इस यही आपको क्या करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में दूध की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑपरेशन फ्लड किससे है? तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से ये किया गया था, और इसकी शुरुआत 1970 में किया गया था। और भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ठीक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा दूध होता है। और आपको भारत में अगर पूछे सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। और अगर पूछे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68 में हुई थी। जैसे MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वैसे ही आपको दूध के लिए जो आपको फ्लड ऑपरेशन फ्लड है उसका वर्जिन कुरियन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो वैट ही एक प्रकार का GST है। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। 2017 से भारत में लागू किया गया है। मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ ये कौन से मॉडल पर? तो ये कनाडा वाला मॉडल पर है। क्योंकि कनाडा वाला मॉडल क्या कहता है, जो हमारे देश में इंडिया में स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है, इसकी केंद्र और राज्य का संबंध है, वो आपको किस मॉडल पर मिलता है? कनाडा वाला। और GST भी आप देखिएगा, इसमें स्टेट और राज्यों के बीच में पैसा बंटवारा होता है, तो इसमें भी आप देखिएगा यही मॉडल अपनाया गया है। और ये कनाडा वाला मॉडल अपनाया गया है। सबसे पहले आपको असम में GST लागू किया गया था भारत में, और पूरे देश में पूछे पूरे विश्व में, तो सबसे पहले फ्रांस में GST लागू किया गया था। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? संकीर्ण मुद्रा किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये M1 मुद्रा सबसे तरलता वाला मुद्रा है, और इसे ही संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेट निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? सेट जो है ये किस देश का है? तो सेट जो है ये आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा सेट का? तो यह है थाईलैंड स्टॉक एक्सचेंज। थाईलैंड स्टॉक एक्सचेंज जो हो जाएगा, ये आपको थाईलैंड का हो जाएगा सेट। ठीक, ये एक प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे भारत का सबसे पुराना जो बंबई स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही आपको ठीक एक्सचेंज, जहां पर आपको शेयर बाजार ये सब खरीद उरीद आपको जानते हैं ना ये सब। ठीक, तो ये सब होता है। तो थाईलैंड हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ताइवान का क्या नाम है? तो तेन नाम है। ताइवान आपको एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है तेन। और आपको जो टोक्यो के नाम है, टोक्यो में इसकी आपको कहाँ पर है? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो है, और उसका नाम है निक्की। और भारत का सबसे पुराना मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? लाफिंग बुद्धा, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो ये आपको उसका नाम दिया गया था। तो ये 18 मई 1974 को किया गया था, और ये पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और दूसरा बार भी टेस्ट 1998 में किया गया था, अटल बिहारी के राज में। इस समय जो थी 1974 में इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, और अटल बिहारी के राज्य में भी आपको पोखरण 2 इसकी दूसरा परीक्षण किया गया था। ठीक, वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को तो एक तो बिहार दिवस मनाया जाता है। दूसरा में क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो फिर आपको 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर आप पूछिएगा कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे, आपको याद रखिएगा। वर्ल्ड डायोवर्सिटी डे जो मनाया जाता है ये 22 मई को, और 5 जून को आपको पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अभी भारत में पूछे कि टाइगर रिजर्व कितना है पूरा, तो ये आपको 53 है। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये 53वां जो टाइगर रिजर्व अभी फिलहाल बना है, ये गुरु घासीदास बना है, ये भी छत्तीसगढ़ में ही बना है। इंद्रावती भी यहाँ के एक आपको टाइगर रिजर्व आप बोल सकते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान भी है, यह ध्यान में रखिएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। असम में टोटल आपको 7 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। ठीक, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, ऐसे कर कर सातों का नाम आप याद कर लीजिएगा, ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर पेरियार पूछता है तो ये केरल में हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन संकटापन जाति है? संकटापन जो जाति है आपको बताना है, इसमें से नहीं है पूछ रहा है। ठीक, ये देखिए ध्यान से देखिए, नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो बाकी ये इसमें डोडो जो पक्षी हो जाएगा ये नहीं होगा। डोडो पक्षी आपको इसका समय माना जाता है आपको वहीं जो डायनासोर वाला समय के समय आपको। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में, ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। ठीक, तो 9 का आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पर्यावरण डे आपको कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक, हर साल। और यही कब से मनाया जाता है? तो 5 जून 1972 से, क्योंकि नैरोबी में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था और उसी में ये मनाने के लिए बताया गया था कि 5 आपको जून को प्रत्येक साल आपको मनाया जाएगा पर्यावरण। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहाँ हुआ था? तो ये नैरोबी में हुआ था, ठीक, केन्या की राजधानी नैरोबी में। 10 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, 1972 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है? जैन धर्म के आपको प्रथम तीर्थंकर और आपको 22वें, 23वें, 24वें ये सब याद करना चाहिए, ठीक। तो ये आपको 22वें जो तीर्थंकर हो जाएंगे ये अरिस्टनेमी है, और 2 ऐसे तीर्थंकर है जिनका आपको ऋग्वेद में भी उल्लेख है, पूछता है क्वेश्चन, और बीपीएससी का सबसे दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है। एक तो अरिस्टनेमी है और एक सबसे पहला है जो कि जैन धर्म की स्थापना किए थे, ऋषभदेव। और ऋषभदेव और अष्टनेमी के आपको ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, ठीक, ये याद रखिएगा, 4 वेदों में सबसे प्राचीन और बड़ा वेद ऋग्वेद है, और उसी में गायत्री मंत्र भी है। तो अरिस्टनेमी आपको, और साथ में ऋषभदेव का आपको ऋग्वेद में उल्लेख है। और मैं आपको बता दूं 24वें तीर्थंकर जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी है, और वो अवास्तविक तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो किसका प्रमाण जो है कौन सा साहित्य से प्राप्त होता है? तो ये दोनों, दीपवंश और महावंश, दोनों से ये प्राप्त होता है ये प्रमाण कि अशोक ने ये आपको जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार किया था। और महेंद्र और संघमित्रा है, इन्हें श्रीलंका भेजा था। तो पूछता है किसको? तो महेंद्र और श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ये ध्यान में रखिएगा, प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का, ठीक। और ये 2 वहाँ के आपको क्या है, ये 2 वहाँ के महाकाव्य है जो यहाँ पर आपको दीपवंश और महावंश जो है वहाँ के पुस्तक है, जिसमें इसका वर्णन साफ साफ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो धन्वंतरी और कालिदास ये किसके दरबार में रहते थे, ये आपको बताना है। तो ये आपको गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और इन्हीं के दरबार में नवरत्न भी रहते थे, ठीक। नवरत्न आपको पता होना चाहिए, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और इन्हीं के दरबार में कौन आया था? तो फहियान आया था, फहियान इन्हीं के दरबार में आया था। तो ये याद रखिएगा, 13 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा है? बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कौन इतिहासकार ने कहा, ये आपको बताना है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह ही आता है। जब 1707 में औरंगजेब का मृत्यु होता है तो 1707 से लेके 1712 तक इसका कार्यकाल होता है, जिसका नाम मुअज्जम है। अब समझ गए होंगे इसको कौन से कहा था? तो खफी खां ने कहा था, साहेब खबर, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी उम्र हो गया था, 65 वर्ष की उम्र में ये आपको मुगल शासक बना था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसने मराठों और राजपूतों के प्रति महत्वपूर्ण नीति भी अपनाया था। उसमें कोई अब इंटरनल जाइएगा तो बहुत से बात आपको मिलेगा राजनीति का। तो 14 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 15 देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध है मुगल काल में, क्योंकि इस समय हुमायूं को हराया गया था आपको अफगान शासक शेर शाह सूरी द्वारा, ठीक। तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16 जून 1539 हो जाएगा। 16 जून 1539 में आपको चौसा का युद्ध हुआ था है, बक्सर के पास चौसा स्थित है, और इसमें हुमायूं पराजित होता है। इसके बाद भी एक युद्ध हुआ था कनौज या बेलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। कनौज को ही बेलग्राम का युद्ध बोला जाता है, जो कि 1540 में हुआ था। और इसके बाद ही जो हुमायूं है भारत से बाहर निर्वासित हो गया था, भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया था। फिर कब वो भारत में लौट कर आया था? तो शेर शाह मृत्यु के बाद आपको फिर जो उसका बेटा इस्लाम शाह बना था, और उसके बाद ही आपको देखिएगा कि फिर भारत में हुमायूं आता है, और ज़्यादा दिन तक जीता नहीं है, और फिर उसका बेटा जो है वो आपको बादशाह बनाया जाता है, उसके बेटा को, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर पूछता है कि शेर शाह सूरी का नाम क्या था? शेर शाह सूरी का जो आपको नाम था वो तो फरीद खां था, फरीद खां, लेकिन उसको शेर शाह की उपाधि जो दिया था ये बहार खां लोहानी द्वारा दिया गया था, ठीक। ये ध्यान में रखिए, ये भी पूछता है। तो 15 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला, पूर्णतः बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला दिग्दर्शन आपको था, ये प्रकाशित होने वाला बंगाली भाषा में, ठीक। और ये जो है उदंत मार्तांड जो था ये आपको हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला आपको समाचार पत्र है, ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं बता दूं, बंगाल गजट एक आता है, सबसे पहला समाचार पत्र भारत का बंगाल गजट, जो कलकत्ता में इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था, और हिक्की द्वारा वो प्रकाशित किया गया था, जेम्स हिक्की द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो उदंत मार्तंड कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 1826 में सबसे पहला अखबार है हिंदी का, ये क्वेश्चन पूछता है तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? रेले कमीशन जो बनाया गया था ये किसके लिए बनाया गया था? तो ये शिक्षा के सुधार के लिए बनाया गया था, और शिक्षा संबंधी और भी प्रावधान करने के लिए बनाया गया था, जिसके बाद ही आपको विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था 1902 में ही, और ये 1902 में ही आया था, रेले कमीशन बनाया गया था। किसके शासनकाल में? तो इस समय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, और इसी के शासनकाल में बंगाल का भी विभाजन हुआ था 1905 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
ब्रोकन ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ब्रोकन विंग जो पुस्तक है इसकी लेखक कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? भारत के प्रथम महिला राज्यपाल और भारत के प्रथम महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, ये हो जाएंगे सरोजिनी नायडू, ठीक। तो ये पूछ सकता है कि भारत के पहली महिला राज्यपाल ये किस राज्य के राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनी थी। और भारत के प्रथम महिला जो आपको मुख्यमंत्री बनी थी, ये सुष्मिता कृपलानी बनी थी, वो भी उत्तर प्रदेश के बनी थी, ठीक। अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि इनके पुस्तक का नाम है ब्रोकन विंग्स। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, ठीक। इनकी एक और पुस्तक है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक है, ठीक। और इनसे एक और क्वेश्चन और बनता है, ठीक। ये क्या बनता है कि 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन किया था, जो कि सबसे पहला भारतीय महिला है जो कि आपको कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था और कानपुर अधिवेशन किया गया था। उससे पहले 1924 में महात्मा गांधी द्वारा अधिवेशन किया गया था, ठीक, बेलगांव अधिवेशन। और ये ज़्यादातर महात्मा गांधी से ही साथ में रहती थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 18 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने के स्वीकार किया गया था? तो ये कब हुआ था ये पूछ सकता है। अहमदाबाद और खेड़ा दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो अहमदाबाद में मिल जो मालिक थे उनको बोनस, मिल मालिक द्वारा बोनस देने के लिए, और खेड़ा में जो हुआ था वो भी किसान वाला था। ये मजदूर वाला था, अहमदाबाद मिल मजदूर वाला था, और जो खेड़ा था वो किसान वाला था। उनको लगान माफ करने के लिए, तो लगान जिसको पास पैसा था वो उसने दिया, जिसके पास नहीं था वो नहीं दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हुआ था अहमदाबाद, ये 15 मार्च को हुआ था। क्वेश्चन ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। और जो आपको खेड़ा हुआ था ये कब हुआ था? तो ये आपको 22 मार्च को हुआ था। अब ये दोनों कब हुआ था? तो ये दोनों 1918 में हुआ था, इसलिए मैंने आपको डेट लिखवाया। जो आपको 15 मार्च को हुआ था 1918 को, ये अहमदाबाद मिल मजदूर वाला हुआ था। और 22 मार्च 1918 को जो हुआ था ये आपको क्या हुआ था? तो खेड़ा वाला हुआ था, जो कि कृषि वाला था मुख्यतः, आप देखिएगा तो, ठीक, लगान वाला। अब ये दोनों में महात्मा गांधी का निर्णायक था। महात्मा गांधी का जो निर्णायक अलग अलग जो आता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप देखिएगा कि महात्मा गांधी 1915 में भारत में आते हैं, ठीक। 9 जनवरी 1915, इसलिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आते हैं भारत में। और फिर देखिएगा ये आपको 1916 में जो आपको बीएचयू का स्थापना हो रहा था, उसमें भी सबसे पहला इनका भाषण उसी में जाता है, ठीक। वहां पर सबसे पहले रैली को संबोधित किए थे। फिर आपको उसके बाद आप देखिएगा 1917 में आपको सबसे पहला इनका जो है सत्याग्रह, ये आपको कौन पड़ता है? तो पश्चिमी चंपारण वाला, ठीक। बिहार के पश्चिमी चंपारण नील के आपको जो होता था खेती, उसके विरुद्ध। फिर 1918 में दो होता है, ये 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद वाला, और खेड़ा जो होता है ये आपको 22 मार्च 1918 को होता है, ठीक। ये दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक। अब यहाँ से ये पूछेगा कि आपको उसके बाद क्या हुआ था? तो 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको पता है, 13 अप्रैल 1919 को। और फिर 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था, ठीक। और उसके बाद 1922 में क्या हुआ था? तो वो आपको असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। और 1923 में क्या हुआ था? तो देखिए 1922 में इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, 6 साल की सजा दिया गया। लेकिन फिर बीच में तबीयत खराब हुआ था तो इनको छोड़ दिया गया 1924 में ही। और 1924 में ही बेलगांव अधिवेशन भी किए थे, ठीक। तो आगे मैं अब पूरा डिटेल्स बताने लगूँ, काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें आपको देना था बोनस कितना, तो ये 35%। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इंडिया सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन सोसाइटी संगठन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अलग अलग जो सोसाइटी है बनाया जाता है, तो आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। जैसे कि आपको लैंड होल्ड्स सोसाइटी जो है इसके स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था। द्वारिका नाथ टैगोर, जो कि लैंड होल्ड सोसाइटी है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि पहले क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ये अगला क्वेश्चन आपको आने वाला है, अगले कभी ना कभी सेट में आएगा। इसका आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक, इंडियन एसोसिएशन। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था? गांव में संपन्न होने वाला प्रथम मात्र एक अधिवेशन कौन सा था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50वां। कहीं कहीं आपको ये आपको 49वां भी, कहीं कहीं आपको 51वां भी देता है, कहीं कहीं 50वां देता है, लेकिन ज्यादातर आपको आंसर 50वां ही लगाना होगा, क्योंकि ये समय 50वां ये अधिवेशन हुआ था। और इसमें अध्यक्षता जो किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये कौन सा अधिवेशन था ये भी पूछ सकता है, ठीक। तो ये आपको अधिवेशन का नाम था फैजपुर, जो कि बंगाल में हुआ था, बंगाल के गांव में फैजपुर में हुआ था। और ये 1937 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसी समय आपको देखिएगा कि ये आपको दो अध्यक्षता किया गया था लगातार। एक तो 49वां जो अधिवेशन का अध्यक्ष था 1936, डेट यहाँ पर लिखते चलिएगा। 49वां जो है 1936 है। और फिर उसके बाद 50वां भी 1937 में, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा, इसी में आप देखिएगा कि दोनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। और 1937वां में जो किया गया था ये 50वां था, जो कि फैजपुर बंगाल में आपको किया गया था। और जो आपको पूछ सकते हैं कि 49वां कब किया गया था, तो ये लखनऊ में किया गया था, लखनऊ, और जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही किया गया था। अब इसके बाद दो अधिवेशन जो महत्वपूर्ण किए गए थे वो बहुत जरूरी है आपको याद करने के लिए, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो 1938 में किया गया था और 1939 में किया गया था, ये कौन सा अधिवेशन था, ये आपसे पूछ सकता है। तो 1938 में जो किया गया था ये हरिपुरा अधिवेशन था। 1938 वाला हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था।
ध्यान में रखिएगा 1938 में जो किया गया था यह हरिपुरा था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक, और ये क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा, एकदम लिख कर रख लीजिए, एकदम लिख करिए कि 1938 का अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये गुजरात में किया गया था। और हरिपुरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में किया गया था और अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक, और फिर इसके बाद भी जो अधिवेशन आया था 1939 में, इसका भी अध्यक्ष कौन चुनकर आए थे? जिसे त्रिपुरी अधिवेशन कहा जाता है। और त्रिपुरी कहां पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मैंने ऊपर आपको बताया हरिपुरा कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। त्रिपुरी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी भी अध्यक्षता कौन किया गया था? सुभाष चंद्र बोस में। तो आपको यह ध्यान में रखिएगा 1939 में भी जो अधिवेशन हुआ था उसकी भी अध्यक्षता, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और हरिपुरा भी जो हुआ था, जो 1938 में हुआ था, जो गुजरात में हरिपुरा स्थित है, उसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसमें से एक क्वेश्चन एकदम लिख कर रख लीजिए, अभी आपको पक्का टपकने वाला है एग्जाम में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस संधि द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो किस संधि द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था, कौन सा संधि हुआ था? तो ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। और फिर उसके बाद देखिएगा चतुर्थ जो आपको युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, वो श्रीरंगपट्टनम को ही घेर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा इसमें जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1790 से 92 के बीच में। और चतुर्थ कब हुआ था? तो चतुर्थ भी यहाँ पर लिखा देता हूँ मैं आपको, 1798 से 99 के बीच में हुआ था। और यहाँ पर याद रखिएगा कर्नवालिस इस समय था। आपको तृतीय के बीच कौन था? तो लॉर्ड कर्नवालिस था, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपको चतुर्थ हुआ था उस समय कौन था? तो इस समय था लॉर्ड वेल्जली। तो दोनों में याद रखिएगा। और चतुर्थ में ही आपको कौन मारा जाता है? तो टीपू सुल्तान मारा जाता है। कब मारा जाता है? तो ये 1999 में मारा जाता है। ठीक, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। और अभी ये मुझे बताइए कि श्रीरंगपट्टनम है, क्या ये मध्य प्रदेश में स्थित है? श्रीरंगपट्टनम जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको सर्च करना है। ठीक है, और सर्च कीजिएगा तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन निकल कर आएगा, जो कि आपके एग्जाम में अगर आपको आएगा तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। ये आपको सर्च करना है। ठीक, ये श्रीरंगपट्टनम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया था? जजिया जो कर है ये किस वर्ष लागू कर दिया गया था? तो देखिए मुगल सम्राट माफ कीजिएगा, मुगल सम्राट अकबर ने इसे सबसे पहले आपको 1564 में हटा दिया था। लेकिन उसका ही आपको आगे के उत्तराधिकारी जब देखिएगा आता है कौन, औरंगजेब आता है, तो ये आपको 1679 में लागू कर देता है। तो 1564 में अकबर द्वारा हटाया गया था जजिया कर, लेकिन 1679 में औरंगजेब द्वारा फिर से इसे लागू कर दिया जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? 1857 के जो क्रांति हुआ था इसका नेतृत्व इलाहाबाद में जो किया गया था ये लियाकत अली द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बिहार में किसके द्वारा? तो बिहार के आरा के जगदीशपुर के आपको जो थे ये कौन थे? तो बाबूरबीर कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 25 थे जालियावाला बाग। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि जालियावाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि आपको त्याग दी थी? तो नाइट की उपाधि किसने त्याग दी थी ये आपको बताना है। नाइट की उपाधि यहाँ पर दिखा है, तो ये त्याग दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 25 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। रविन्द्रनाथ टैगोर को ही सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। इनका जो गीतांजलि पुस्तक है उसके लिए आपको मिला था। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसी के विरोध में आप देखिएगा फिर से असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाता है 1920 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही हमारा राष्ट्रीय गान भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 के प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया? जो प्रथम विश्व कप हॉकी है इसका आयोजन कब किया गया था? यहाँ पर देखिए विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था ये आपसे पूछ रहा है, जिसमें पाकिस्तान सबसे पहले जीता था। और ये इसमें किसको हराकर? तो आपको स्पेन को हराकर। तो इसका आयोजन किया गया था 1971 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 के संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस राष्ट्र से है? किस देश से है? माफ कीजिएगा, ट्रिगवेली जो है ये किस देश से संबंध रखते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव है ये कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये नॉर्वे से संबंध रखते हैं। और अभी आपसे पूछे कि कौन है महासचिव, जो संयुक्त राष्ट्र के अभी महासचिव कौन है, तो ये हो जाएंगे आपको एंटोनियो गुटरेस। और एंटोनियो गुटरेस तो नाम आपका से नहीं पूछेगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे ये पूछ सकेगा ये कहाँ के हैं, तो ये एंटोनियो जो अभी गुटरेस है जो महासचिव हैं ये आपको कहाँ के हैं? तो ये हैं पुर्तगाल के। पुर्तगाल 5 साल के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंत माला द्वारा, मतलब माफ कीजिएगा ये देखिए विजयंती माला, प्रसिद्ध अभिनेत्री विजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका बताना है किस शास्त्रीय नृत्य से है वैजयंती माला का संबंध, किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका जो नृत्य है ये आपको किससे है? तो ये भरतनाट्यम से है। भारत का सबसे प्राचीन जो है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में देखिएगा ये होता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम। और यामिनी कृष्णमूर्ति सबसे बड़ा इनका कलाकार माने जाते हैं। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जो ये अभिनेत्री है वैजयंती माला, इनका भी संबंध भरतनाट्यम से। कथकली केरल का है। ठीक,
कथकली मोहिनीअट्टम ये सब केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये सब याद रखिएगा जो ये शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान, देखिए मेरा आवाज़ इसलिए बार बार फंस रहा है या मैं कुछ गलत बोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, ठीक, लेकिन मैं फिर भी आपको कंटिन्यू रखूंगा। और मैं आपको बोला हूँ कि 15 दिन में 15 सेट कराऊंगा, तो 15 सेट कराऊंगा, ये मेरा ड्यूटी है। बस आप लोगों को ये करना है कि सभी सेट ध्यानपूर्वक लगाना है और अपना स्कोर बताते चलना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? कौन सा इसका मिलान सही नहीं है? और मैं आपको इसके बारे में कल ही बता दिया था, कल ही के सेट में पूरा डिटेल्स बता दिया था और मैंने बोला था कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जो मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ कहीं ना कहीं उसको आपको ध्यान में रखना होगा और वो क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पर सेट में बना हुआ है, कल मैंने आपको बताया था अलग अलग व्यक्तियों का जो समाधि स्थल है। तो महात्मा गांधी का तो मैंने बताया था कल राजघाट है, बात सही है महात्मा गांधी का, ठीक। बाकी ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल, ये भी सही है। मोरारजी देसाई का अभय घाट यहाँ पर दे रहा है, ये भी सही है। और यहाँ पर दे रहा है शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि जो है मैंने आपको बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चैत्रा भूमि इनका है समाधि स्थल, ठीक। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, ये सही सम्मिलित नहीं है। ये पूछ रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है? शंकर दयाल शर्मा का जो है ये कर्म भूमि है। कौन है? कर्म भूमि, न कि चैत्रा भूमि। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का आपको समाधि स्थल है। तो ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 30 देखिए, भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किससे लॉन्च किया है? ठीक, तो किस वाहन से लॉन्च किया था? ये आपको भारत का मंगलयान से जो सफल परीक्षण किया गया था ये PSLV SLC-25 द्वारा किया गया था, ठीक। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो गया। इसरो द्वारा ये प्रक्षेपित किया जाता है और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो अधिकतम जैव विविधता कहाँ मिलेगा? तो ये उष्णकटिबंधीय में मिलेगा, जो कि आपको विषुवत रेखीय के पास उष्णकटिबंधीय दिखिएगा, यहीं पर सबसे ज्यादा वन में जैव विविधता पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वाला हो जाएगा। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक। और यहीं पर सदाबहार वन भी मिलता है उस उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र में ही। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? जिसमें वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रहा है और जिसके कारण CO2 जो क्या है, प्रकाश जो है सूरज का, उसको अवशोषित कर लेता है और बाहर उसको निकलने ही नहीं देता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन जो होता है, इसी के कारण आपको क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग में इसकी ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, ठीक। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 33 देखिए, निम्नलिखित में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत में इसकी एक होता है परंपरागत होता है, एक होता है गैर परंपरागत। तो परंपरागत ऊर्जा से तात्पर्य ऐसी ऊर्जा से है जो कि समाप्त हो जाती है, एक दिन समाप्त हो जाना है। तो ये पूछ रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा अगर मात्र पूछा यहाँ पर नहीं देता तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा में आपको सौर ऊर्जा हो जाता, पवन ऊर्जा हो जाता, ज्वारीय आपको शक्ति हो जाता। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको परमाणु ऊर्जा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा एक प्रकार का कौन सा ऊर्जा है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कोयला भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि ये एक समय खत्म हो जाने वाला है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ किसका किसका सीमा लगता है ये आपको बताना है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये किस देश के साथ सीमा बनाता है ये आपको बताना है, ठीक। तो ये अरुणाचल प्रदेश आपको 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, यह ध्यान में रखिएगा। एक तो इधर आपको भूटान हो जाएगा, ऊपर की तरफ आपको क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, और इधर की तरफ पूरब की तरफ आपको म्यांमार हो जाएगा, ठीक। तो जो भी आंसर होगा इसमें आप देख लीजिएगा, ये आपको भूटान, चीन और म्यांमार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 34 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है ये आपको बताना है भारत में। तो ये है कोचीन। कोचीन है, केरल के कोचीन आपको, जो कि कोचीन शिपयार्ड फरवरी 1965 में जापान के सहयोग से बनाया गया था और यहीं पर पोत निर्माण किया जाता है भारत का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और ये केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, छिब्रो पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? छिब्रो जो पनबिजली है, छिब्रो पनबिजली परियोजना, ये किस नदी पर है ये आपको बताना है। तो ये है आपको घाघरा नदी पर, यूपी का है, ये घाघरा नदी पर है, ठीक। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? कपास के उत्पादन में भारत का स्थान जो विश्व में है ये द्वितीय स्थान पर है। पहले पर चीन आता है और द्वितीय पर आपको भारत आता है। और कपास की कृषि किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है? काली कपासी मिट्टी, काली मिट्टी में होती है। और महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला क्षेत्र में कपास सबसे ज्यादा होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आराम से आपको लगा लेना होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 38 देखिए, भारत में सीमा सड़क संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उसके बाद अब देखिएगा कि सीमा सड़क BRO ने जल्दी जल्दी से आपको रोड बनाने शुरू कर दिया था जो सीमा के पास है, ठीक। इसे ही बोला जाता है सीमा सड़क संगठन, ठीक। बॉर्डर जो रोड वाला है ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना 1962 में हुआ था। 1962 में चीन के साथ युद्ध भी हुआ था और 1962 में ही चीन और भारत की सीमा पर तैनात करने के लिए पारा मिलिट्री फोर्स का भी गठन किया गया था, जिसका नाम है ITBP, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सिपकिला दारा किस राज्य में स्थित है? तो सिपकिला दारा किस राज्य में? पहले भी ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं कि रोहतांग दारा, सिपकिला दारा और बारालाचा दारा ये सभी कहां पर स्थित है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
माफ कीजिएगा, क्वेश्चन 39 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो नेपाल हिमालय के जो विस्तार है, नेपाल हिमालय, तो यहाँ पर देखिएगा नेपाल वाला हिमालय किस दो नदियों के बीच में है? तो सबसे पहले इधर तो काली नदी आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? तीस्ता नदी आ जाएगा। इसी के बीच में आपको ये नेपाल हिमालय पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली और तीस्ता नदी के बीच में। 40 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? तो आर्टिकल 32 है। और इसे आर्टिकल 32 को आत्मा जो किया गया था संविधान का, ये आपको किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था। तो इसमें से आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का किसी का नाम इसमें नहीं दिया है, ठीक। और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो ये बात ध्यान में रखिए। और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। 41 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो लिया जाता है, तो पंचायत किसका सब्जेक्ट है? राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। और पंचायत जो आपको राज्य निर्वाचन आयोग भी है, ये भी आपको गठन किया जाता है इसी के चुनाव कराने के लिए, और वो भी राज्य सरकार का ही सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। और राज्य सरकार ही आपको इसका करता है पंचायत चुनाव, ठीक, हर एक 5 साल पर। और ये बात ध्यान में रखिएगा, अभी बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है, ये तो आपके दिमाग में होगा ही, अलग अलग जगह पर मुखिया चुने गए हैं। और जो पंचायत चुनाव है इसमें कितने सब्जेक्ट है? तो इसमें आपको 29 सब्जेक्ट है। और ये कौन से अनुसूची में आपको जोड़ा गया है? तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और वहीं अगर नगर पालिका नगर निगम की बात किया जाए, नगर पालिका वाला, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये 12वीं अनुसूची में है। और इसमें कितना है? तो 18 सब्जेक्ट है, 18 विषय हैं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आर्थिक नियोजन किस विषय का सूची आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है ये किस आपको सूची है? ये आपको समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में पहले कितने सब्जेक्ट से? 47 है। और अभी कितने हो चुके हैं? 52 हो चुके हैं। समय समय पर मैं आपको बताते जाता हूँ ये सब। तो ये 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्य प्रणाली का परीक्षण किया था, ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति ने बनाया था कि पंचायती राज जो होना चाहिए ये त्रिस्तरीय होना, माफ कीजिएगा 2 स्तरीय होना चाहिए। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1977 में। सबसे पहला जो पंचायती राज समिति था वो बलवंत राय मेहता समिति था, जिसने बताया था त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, ठीक। और ये आपको रिपोर्ट सौंपा गया था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर पंचायती राज की शुरुआत जो किया जाता है 2 अक्टूबर 1959 से नागौर जो है जो राजस्थान, वहां से शुरुआत किया जाता है। और फिर उसके बाद आप कुछ दिन बाद देखिएगा आंध्र प्रदेश में पूरी तरीका से लागू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक। और यहाँ पर जो 2 स्तरीय बोला गया था, अशोक मेहता समिति 1977 मोरारजी देसाई की सरकार था, उसी समय इनका गठन किया गया था समिति का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में न्यायिक जो पुनरीक्षण है इसकी संकल्पना जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। और भी जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, संविधान का सर्वोच्चता, ये सभी आपको क्या लिखा? लिखित संविधान, ये आपको अमेरिका के संविधान से प्रावधान से लिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण मात्र देगा, और इसके लिए विशेष आपको कौन सा अनुसूची बनाया गया है संबंध के लिए? तो यह है 5वीं अनुसूची। लेकिन जैसे ही आपको राज्य का नाम दे दे और पूछे कि ये कौन से अनुसूची में बनाया गया है, जैसे कि असम हुआ, मेघालय हुआ, और त्रिपुरा हुआ, और मिजोरम हुआ, इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ATMM, एटीएम आपको याद कर सके, आत्म भी याद कर सके, ATMM, ठीक है। एटीएम में भी आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक थे कि मतलब 6ठी अनुसूची में जिसका आपको दिया गया है जिक्र, क्योंकि आप चारों नामों में से डिफरेंट एक दे देता है और पूछ देता है। तो ए से आसाम होगा, टी से त्रिपुरा होगा, एम से मिजोरम होगा, और जो एम से होगा मेघालय हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और ऐसे आपको अगर देगा अनुसूचित क्षेत्रों पर शासन नियंत्रण कौन सा है, तो ये 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में टोटल जो सीट हो सकता है वो हो सकता है आपको कितना? तो 550, क्योंकि आपको 2 जो मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन, तो ऐसे आपको कहिएगा तो 550 ही आपको निर्वाचित होते थे। और इसमें से आप देखिएगा कि 530 जो है ये अलग अलग राज्यों से होते थे, और 20 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों थे, ठीक। तो 20 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक। जो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचन होते हैं लोकसभा में 20 हो सकते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया? बंधुआ मजदूर अधिनियम ये कब लाया गया था? संसद में पारित किया गया था, तो ये 1976 में पारित किया गया था। और बंधुआ मजदूरी या आपको जबरदस्ती किसी से मजदूरी कराना, ये कौन से आर्टिकल में है? तो संविधान के आर्टिकल 23 जो है फंडामेंटल राइट, जिसमें आपको बालक श्रम दिया हुआ है, या बलपूर्वक आप किसी से श्रम नहीं करा सकते हैं। 48 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? ये बताना है इसमें से कौन सा सब्जेक्ट सुमिलित नहीं है। तो भाग 2 दिया है नागरिकता से
संबंधित है, सही बात है। भाग 3 दिया है। देखिए मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है, ये संविधान का भाग 4A में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था? तो ये बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, और अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक, ये यहाँ पर जो 3 होगा ये मौलिक अधिकार हो जाएगा, जो कि यूएसए के संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि यही सुमिलित नहीं है। भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व है, सही बात है, और यहाँ पर भाग 15 में आपको निर्वाचन है, ये भी सही बात है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना चाहिए? एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र आप बुलाना है? कम से कम तो 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम 6 महीने का आपको गैप हो सकता है मैक्सिमम, तो अब मिला लीजिए कि 6 मतलब 1 साल हो जाएगा, तो मतलब कम से कम 2 सत्र आपको बुलाना पड़ेगा। ठीक, और ये पूछ सकता है कि 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, तो 6 महीने का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 50 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रेट जारी करता है? जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आपको अगर उठाकर कोई जेल में डाल दिया तो आपको इसके लिए कौन सा स्वतंत्रता, तो व्यक्तिगत है खुद के, तो ये कौन सा रेट जारी किया जाता है ये बताना है। उच्च न्यायालय द्वारा, तो उच्च न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के तहत जारी किया जाता है, और उच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 226 के तहत है। तो उच्च न्यायालय जो जारी करता है या सर्वोच्च न्यायालय कौन से, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको आप बंदी बनाए हैं उसको हमारे सामने प्रत्यक्ष कीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक, ये आपको कोर्ट बोलता है, जो भी बंदी बनाए जाते हैं उनको, उनके लिए। ठीक, और जो बंदी बनाता है उसको लिए। ठीक, तो ये आपको, ये एक प्रकार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्योंकि किसी को उठाकर बंद कर दीजिएगा उसका व्यक्तिगत ही स्वतंत्रता हनन हो रहा है ना। तो 51 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, संपत्ति का अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया? संपत्ति का अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया? पहले मैं आपको बताया था कि 1978 में हटा दिया गया था 40वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर इसे कौन सा अब अधिकार बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 300A में डालकर इसे अब लीगल राइट बना दिया गया। ठीक, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। कुछ अभी आपको कितने मौलिक अधिकार है? तो अभी आपके पास 6 मौलिक अधिकार है। ठीक, संपत्ति का अधिकार जो 7वां मौलिक अधिकार था, इसे 1978 में 40वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, और आर्टिकल 300A में इसे डालकर लीगल राइट बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 है। तो ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक गीता मेहता है। कौन है? गीता मेहता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये लगभग नर्मदा नदी और उसके भारतीय समाज पर क्या प्रभाव, इसके बारे में ये पुस्तक लिखा गया था। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था ये भी पूछ सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर, ये भी पूछ सकता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये बच्चों के लिए काम करता है। तो इसका जो आप देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत से कार्य में काम करता है, जैसे कि अगर बार बार आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल के मानवाधिकार को भी उल्लंघन के बारे में ये बार बार आपको अपना बताता है। ठीक, तो ये इसका जो मुख्यालय है ये लंदन में स्थित है, और इसकी स्थापना 1961 में किया गया था, और इसका जो मिला गया था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला गया था, इसी आपको इसका 1977 में मिला गया था इसको, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय फिर से मैं बता देता हूँ, लंदन में है। लंदन कहाँ पर है? ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर आपको 55 देखिए, इनिक क्या था? तो इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक, तो इसका क्या होगा? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इसका क्या होगा? 55 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 55 के आंसर देखिए, ये एक कंप्यूटर है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं कंप्यूटर है, तो बी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ए में कैलकुलेटर दिया है, तो ये कंप्यूटर है, मैंने आपको बताया था। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कंप्यूटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की योजना की शुरुआत की है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, देखिए ये क्वेश्चन अब यहाँ से कंफ्यूजन आपके बहुत से आता है। ठीक, मेजर ध्यानचंद अभी जो पुरस्कार बदल दिया गया है, ये राजीव गांधी पुरस्कार है, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है, और 2021 में 12 लोगों को मिला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मेजर ध्यानचंद आपको जो पुरस्कार है, अब यहाँ पर मैं आपको दो तीन बात मैं आपको बता देता हूँ जो जरूरी है। ये आपको हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी थे और बहुत बार गोल्ड मेडल जीते हैं, ये मतलब जितवाए हैं इनके कप्तानी में। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में ये आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना अगर पूछे तो राजस्थान आपको लगाना होगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना पूछे तो आपको राजस्थान लगाना होगा। ठीक, अगर आपसे ये पूछे कि कौन से जो यूनिवर्सिटी है उसका खेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, तो मेरठ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम आगे पूछे तो ये आपको लखनऊ में स्थित है, ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहां पर है? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए ये कहां पर है? नई दिल्ली में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये पूछे कि हॉकी के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम किसने बनवाने जा रहा है? तो वो बनवाने जा रहा है आपको
उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनने जा रहा है, ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और ये जो ध्यानचंद्र स्टेडियम योजना शुरुआत किया गया है, ये राजस्थान द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बीसीसीआई ने खेल के इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी को 2020-21 सत्र को रद्द कर दिया है? मींस की 2020-21 में इसे रद्द कर दिया गया है। ये कौन सा है? तो ये रणजी ट्रॉफी है, पहली बार इसे रद्द किया गया रणजी ट्रॉफी को। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आराम से लगा लेना होगा। ठीक, तो 57 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 57 के आंसर आराम से सी। देखिए काफी लंबा वीडियो हो गया है, मैं जल्दी जल्दी अब आपको आंसर मात्र बताऊंगा, जहां फैक्ट होगा वहीं बताते चलूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए वोटबंदी अभियान कहां पर है? तो ये केरल में। सबसे साक्षर जिला केरल है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का ही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, किस भारतीय मुक्केबाज को आईएबीए की चैंपियंस एंड वेटरेन्स समिति का अध्यक्ष, चैंपियन एंड वेटरेन्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहुत बीआई क्वेश्चन है, ये मैरी कॉम को चुना गया है। ठीक, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, मैरी कॉम। ठीक, ये मणिपुर से आती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले पर है? तो ईज ऑफ लिविंग आपको सबसे पहले आपको 10 लाख से कम पूछ रहा है, तो 10 लाख से कम में आपको कौन सा है? तो ये आपको शिमला हो जाएगा पहले पर, और दूसरे पर भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर 10 लाख से अधिक में पूछे तो ये बंगलोर आ जाता है पहले पर, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है, 10 लाख से अधिक में बंगलोर हो जाएगा क्योंकि बड़े आपको शहर हो जाएंगे, और 10 लाख से कम छोटे शहरों में सबसे पहले शिमला का स्थान मिला है। इसमें ईज ऑफ लिविंग 2020 में। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग यहाँ पर देखिए ध्यान से, बहुत लोग आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या लगाकर चले जाएंगे? यहाँ पर फ्रांस लगाकर चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये दे रहा है कि डेजर्ट फ्लैग जो हुआ था ये किस देश में हुआ था? डेजर्ट फ्लैग जो हुआ था ये किस देश में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपको अंतर्राष्ट्रीय जो है, ये आपको बहुत से इसमें देश ने पार्टिसिपेट किया था, ये यूए में हुआ था, यूएई। ठीक, यूए में हुआ था। ठीक, होप मिशन किसका है? तो होप मिशन भी यूई का है, ये भी ध्यान में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपसे ये पूछे कि डेजर्ट फ्लैग दे रहा है, यहाँ पर डेजर्ट अगर नाइट देता तो ये कहाँ पर हुआ है, वो किसके सहयोग से हुआ है? तो अगर डेजर्ट नाइट देता तो वो हुआ है आपको फ्रांस और भारत ने राजस्थान में ये किया है डेजर्ट आपको डेजर्ट नाइट आपको युद्ध अभ्यास, ये भी ध्यान में रखिएगा। वो आपको किसने किया है? तो भारत और फ्रांस ने किया है। जो भी याद आता है मैं आपको बताते चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, रॉबर्ट इरविन ने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता। उनकी तस्वीर का शीर्ष क्या था? तो इनका जो तस्वीर था इसके लिए ये फोटो एक खींचे थे। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में 2020 में आग लगा था, बुश फायर हुए थे, बहुत से आपको जंगल जलकर राख हो गए थे, इसी का एक आपको फोटो लिए थे, जिसका आपको क्या नाम है? यहाँ पर नाम है आपको बुश फायर। ठीक, तो 62 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए इनको पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 30वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ये मोहन कृष्ण बोहरा को, आपको मोहन कृष्ण बोहरा, इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आपको बता दिया, मोहन कृष्ण बोहरा। और इनके पुस्तक का क्या नाम है? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, इनके पुस्तक का नाम है। 63 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, चर्चित पुस्तक जो है वहाना मास्टर क्लास, वहाना मास्टर क्लास के लेखक के कौन है ये आपको बताना है। तो अल्फ्रेडो कैवेल्ली है, अल्फ्रेडो कैवेल्ली कहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में श्री तुर्लापति कटुम्बा राव का निधन हो गया, इनका संबंध है? तो तुर्लापति कटुम्बा राव एक प्रकार का पत्रकार थे, और ये प्रकार का मतलब पत्रकार थे ये। ठीक, और ये तमिल पत्रकार थे। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 के आंसर ए हो जाएगा। इनको पहले पद्मश्री भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी बैंक की शुरुआत की है? तो पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए आपको कृषि संजीवनी बैंक पूछ सकता है डायरेक्ट, किस राज्य ने शुरुआत किया है और इसका क्या काम है? कृषि और कृषि के लिए पानी और मिट्टी का टेस्ट करेगा, ये आपको कर्नाटक ने किया है। ठीक, तो 66 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? दावोस जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, और दावोस संवाद है 2021 का आपको जो ये किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो 67 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार कीजिए। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 आया था, इसका जो तथ्य दिया है इस पर विचार करना है। तो ये दे रहा है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि 3.4 दर रही, सही बात है। राजकोषीय जो घाटा रहा ये 3.5% के दर से रहा। ठीक, तो ये भी सही है। और इसकी जो इसका विषय है जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा, ये साफ साफ गलत है, इसमें अभिव्यक्ति की कहाँ से सुरक्षा आ जाएगा? तो इसका एकदम थीम ही गलत है, बाकी ऊपर के दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, मतलब 68 के आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? तो आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ का रुपया का जुर्माना लगाया था? तो ये एसबीआई पर लगाया गया था आरबीआई द्वारा। आरबीआई जो है हमारा राष्ट्रीय बैंक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये भी मुंबई में है, और एसबीआई का भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में ही है, ये ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया? दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी जो है ये आपको बताना है घोषित किसे गया है, तो नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली को दुनिया की प्रदूषित सबसे राजधानी घोषित किया गया था वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में। ठीक, और ये आपसे पूछे कि सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया था, तो आपको चीन के सिंजियांग में होटन एक शहर है, उसको आपको सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ये राजधानी पूछेगा तो आपको दिल्ली लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने फल के उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की थी? और ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो भी क्वेश्चन दिया है ये 2020 पर दिया है, 2020 में इसे घोषित किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की थी? फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट, इसकी शुरुआत किसने किया था ये आपको बताना है। ये शुरुआत किया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? अभयम ऐप लॉन्च किसने किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक, तो 72 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका थीम था वुमेन इन लीडरशिप ए इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। इसका हिंदी क्या होगा? 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है इसका हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। फिर से, महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना, ये आपको थीम रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वुमेन इन लीडरशिप इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक, 73 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य में प्राप्त हुआ है? सबसे पुराने जानवर का जो जीवाश्म है ये किस राज्य में प्राप्त हुआ है? तो जिसका नाम डिकनसोनिया है, डिकनसोनिया। तो डिकनसोनिया आपको भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है। ठीक, 74 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? तो एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना था? सबसे ज्यादा एफडीआई मिला था 2020 में, तो ये चीन बना था। ठीक, ये ध्यान रखिए, दूसरे पर यूएसए आया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 76 देखिए, पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्म श्री देने की घोषणा किया गया है? पद्म श्री देने की कितने लोगों को घोषणा किया गया है ये आपको बताना है। तो 102 लोगों को पद्म श्री मिलेगा। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिलेगा? तो पद्म विभूषण 7 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को मिलेगा? 10 लोगों को मिलेगा। और अगो मिल गया है, मतलब टोटल अगर मिला लिया जाए तो 119 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार, जिसमें से पद्म श्री 102 लोगों को दिया गया है, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है और पद्म विभूषण 10 लोगों को दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, पहले भी मैंने बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पद्म श्री के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो ये 19 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किन्हीं में से किस पर ध्वनि का तारतत्व निर्भर करता है? तो तारतत्व क्या है? ध्वनि की आपको तीव्रता में इसकी कैसे आप बोलते हैं, मोटी ऊंची ध्वनि जो होता है ये तारतत्व के निर्धारण से ही होता है। ठीक, तो इसका आपको पूछ सकता है किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, माफ कीजिएगा, ये 72 नहीं 78 है। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए, मैं ये अंक में कभी कभी जो उल्टा सीधा बोल देता हूँ, ये समझिए कि मैं आपको काफ़ी जल्दी मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो ये बस इधर उधर हो जाता है। बाकी मत समझिएगा, तबीयत खराब होने के कारण ज़्यादा इफेक्ट ये सब पड़ता है। और बाकी जो भी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में इधर उधर आपको नहीं होने वाला है। ठीक, बस अंक में इधर उधर कभी कभी हो जाता है वो भी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतत्व? बी हो जाएगा, आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी का कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर जो घूमता है कोई भी आपको ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, उसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो 79 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहीं भी आप वस्तु को ले जाइए। द्रव्यमान नियत होता है। ठीक, एक समान होता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? अगर आप उसका हटाते स्थान आपको बदलते हैं तो वो पड़ता है भार पर, क्योंकि द्रव्यमान में जी लग जाता है, मीन्स की गुरुत्वाकर्षण बल का मान लग जाता है। अलग अलग आपको जो ग्रह या उपग्रह होते हैं उसका अलग अलग मान होता है। ठीक, जी का, और जो आपको जी का मान होता है, अगर पृथ्वी पर जी का मान जो है और चंद्रमा के जी का मान से अगर कंपेयर कीजिएगा तो पृथ्वी पर जी का मान के 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर, इसलिए भार भी क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। ठीक, मीन्स की ये अपरिवर्तित रहता है। 80 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? रात समय में अगर कोई आपको शोर होगा उसका अनुमानित जो स्वर होगा मतलब कितना ऊंचा होना चाहिए ये आपको बताना है। तो ये 45 डेसिबल होता है। ठीक, शोर मापने की इकाई है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है ये आपको
गामा किरण का होता है। लेकिन सबसे अधिक वेधन क्षमता अगर पूछे तो ये भी गामा किरण का, तरंगधर तो सबसे कम होगा गामा किरण का, और सबसे अधिक वेधन क्षमता क्या होगा, गामा किरण का होगा, ठीक। और सबसे आपको ज़्यादा तरंगधर अल्फा किरण का होता है, ये भी ध्यान में रखिए। 82 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट के सप्लाई के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, सबसे पहले यहाँ पर कोई इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पर 6 आपको जो ओम के 3 प्रतिरोध है इनको आपको किस में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, और यहाँ पर कुल प्रतिरोध ही पूछ रहा है तो वो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे आपको क्या हो जाएगा, 3/6 होगा, 1/2 हो जाएगा। मिसकी आपको आर अगर निकल कर 1/r ही होता है ना, ये समानांतर क्रम में जुड़ता है तो ऊपर आर चला जाएगा तो ये आपको 2 निकल कर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 84 देखिए, आवर्त सरणी के वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का क्या प्रभाव पड़ता है। आवर्त सरणी में यहाँ पर देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने की तरफ से आपको पूछता है विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, घटता है, घटता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आधुनिक आवर्त सरणी में जो आवर्त की संख्या ये 7 है और जो वर्ग की संख्या है ये टोटल 9 है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आप जाइएगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाइएगा तो ये बढ़ती है, नेगेटिविटी, ठीक, आवर्त में, और आपको जो क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो घटती है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है। आप देखे होंगे शराब और आपको अगर पीता है तो देखते हैं ना, शुरू से थोड़े से पीता है तो वो कैसा मुंह बनाता है, मतलब पूरा कड़वा लगता है उसे, मतलब पूरा आपको अम्लीय लगता है, ठीक। तो 2 माफ कीजिएगा, इसका जो अम्लीय होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 2.8 होता है अम्लीय, क्या शराब जो होता है अम्लीय होता है, इसका आपको वैल्यू जो होता है पीएच मान जो होता है ये आपको 2.8 होता है। देखिए पीएच वैल्यू क्या होता है, जैसे कि 7 जो है पीएच वैल्यू आपको अम्लीयता क्षारीयता मापता है, 7 जो हो जाएगा ये उदासीन हो जाएगा, जैसे कि शुद्ध पानी का 7 हो जाएगा, 7 से नीचे आपको अम्लीय होगा, 7 से ऊपर आपको क्षारीय होता है, पीएच वैल्यू होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, केसीराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख है, तो केसीराइट जो है ये आपको किसका है, तो ये आपको मैग्नीशियम का है, तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। केसीराइट है, कार्नोलाइट है, मैग्नेलाइट है, ये सभी मैग्नीशियम का आपको अयस्क होते हैं, ठीक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो क्रायोलाइट है, कोडारम है, बक्साइड है, ये एल्युमिनियम का अयस्क होते हैं, बक्साइड एल्युमिनियम का होता है, और सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 20 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले तो 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और जो बचेगा 8 16 2 18 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका 87 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कि निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है। स्नेहक के रूप में आपको किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 88 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होगा, कम है, ज्वलन ताप सबसे कम किसका है, ये आपको पूछ रहा है, इसमें से किसका ज्वलन ताप। देखिए ज्वलन उसको बोला जाता है जब जलाइएगा ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है, तो सबसे कम आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे कम यहाँ पर किसका ज्वलन, ये आपको सबसे कम कहाँ से धुआं हुआ निकलेगा ताप यहाँ पर, तो ये पेट्रोल से, ठीक। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 89 का आंसर डी हो जाएगा। ज्वलन ताप जिसे इग्निशन टेम्परेचर बोला जाता है, और किसी पदार्थ को जलाने हेतु आवश्यक न्यूनतम ताप होता है ये, और एक तो किसी अगर पदार्थ है, मान लीजिए इसमें से सभी पदार्थ आप ले लीजिए, ठीक, जलाने के लिए सबसे न्यूनतम ताप को ही आपको क्या बोला जाता है, ज्वलन ताप बोला जाता है, ठीक। अब पेट्रोल लीजिए, पेट्रोल में मात्र एक तिल्ली मारिएगा पूरा पूरा जल जाएगा, लेकिन ये कागज़ जलाने में, प्लास्टिक, लकड़ी, इसमें काफ़ी मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक, ये ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए कागज़ भीजा हुआ है तो कैसे जलेगा, नहीं जल्दी से जलेगा, प्लास्टिक भीजा हुआ है नहीं जलेगा, लकड़ी भीजा हुआ है नहीं जलेगा, लेकिन पेट्रोल तो पानी में भी डालने पर आपको उसका घनत्व आपको ऊपर आ जाता है, मिस कम होने के कारण ऊपर आ जाता है, ठीक। तो ये आपको देखिएगा कि क्या हो जाता है कि ये जलने लगता है, पानी में भी पेट्रोल डालकर आप लोग जला सकते हैं, ऊपर का पेट्रोल जल जाता है क्योंकि ऊपर वो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न में से कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है, कौन सा इसमें से जो जड़ का उदाहरण नहीं है, ये आलू जो होगा ये जड़ का उदाहरण नहीं है, ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। और यूपी में सबसे ज़्यादा आलू होता है, 90 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन सा, यहाँ पूछ रहा था कि जड़ का उदाहरण नहीं है तो ये आलू हो जाएगा। वो आलू क्या है, ये पूछ सकता है कि आलू इसमें से क्या है, और ये सब क्या है, तो ये और सभी ये सब जो है, मूली हुआ, ये गाजर हुआ, ये क्या है, तो ये सभी आपको जड़ है। और इसमें पूछ रहा है कि जड़ के उदाहरण नहीं है तो आलू जो है ये नहीं होगा, क्योंकि आलू भूमिगत तना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, टीका रोग का संबंध किस फसल से है। जो टीका रोग हो सकता है ये किस में होता है, तो टीका रोग मूंगफली में होता है। टीका रोग जो है ये मूंगफली में होने वाली बीमारी है, और इससे क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां पर धब्बे बन जाते हैं, टीका रोग। डी, लाल सरण रोग आप देखिएगा, ज़्यादातर आपको लाल वाला रोग आपको एक युग में दिखाई देता है, और ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु कोशिका तो प्रोक्योटिक जीव है, ठीक, तो इसमें आपको शून्य हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्न में से किस
निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। मैं पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूं आपको कि मैंने इससे ये क्वेश्चन नहीं कराया था, मैंने अग्नाशय के बारे में आपको बताया था और उसमें मैंने बताया था कल ही के क्वेश्चन में कि बीटा सेल होता है जिससे आपको इंसुलिन स्रावित होता है और इंसुलिन की कमी से ही क्या हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है और जिससे मधुमेह रोग हो जाता है, जिससे आपको शुगर रोग भी कहीं कहीं बोला जाता है, जिससे चिनिया रोग भी बोला जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायबिटीज भी उसे बोला जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, जो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन या स्रावण जो होता है ये बीटा सेल से होता है और बीटा सेल ये कहाँ से आता है, तो लैंगरहंस की दुबकाय द्वारा आता है। ठीक, लैंगरहंस की दुबकाय की कोशिकाएं हैं बीटा सेल, ये भी ध्यान में रखिएगा और ये कहीं ना कहीं अग्नाशय से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो 93 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थि क्या है। मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी जो है या अस्थि वो आपको फीमर की होती है और फीमर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर की जो हड्डी होती है उसे ही उरु अस्थि बोला जाता है और स्टेपिस जो होती है कान की हड्डी होती है, जो ये उरु अस्थि होती है जांग में होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है या लंबी अस्थि होती है। ठीक, तो 94 के आंसर ए हो जाएगा और सबसे छोटी जो होती है स्टेपिस होती है जो कान में होती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्न में से कौन एक प्रकार का रसेदार प्रोटीन का उदाहरण है। इसमें से कौन एक रसेदार प्रोटीन का उदाहरण ये आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा, तो ये आपको केरोटीन, केरोटीन जो बाल हुआ नाखून हुआ ये प्रकार इसमें केरोटीन पाया जाता है, बाल हुआ नाखून हुआ या किसी का सींग है अगर जानवर में उसमें केरोटीन पाया जाता है, ये मृत कोशिकाएं भी होती हैं। तो 95 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा और यही एक प्रकार का रेशेदार क्या होता है, रेशेदार प्रोटीन होता है। ठीक, तो 95 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर ये पूछ सकता है कि जो प्रोटीन बनता है कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, तो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर, अब मैथ का आता है आपको, पाँचों मैं बता देता हूँ मैथ का आपको कैसे बनाना है। अब इसमें पूछ रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कीजिएगा, तो ये पूर्ण घन होगा, यहाँ पर वर्ग नहीं घन यह दिया हुआ है, तो ये इसमें से 3 से गुणा कर दीजिए तो ये घन बनकर आ जाता है आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 दे रहा है कि a प्लस 1/b बराबर 1 दे रहा है। ठीक, फिर b प्लस 1/c बराबर 1 दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर अगला होगा c प्लस 1/a बराबर, ये भी क्या होना चाहिए, तो ये भी आपको क्वेश्चन आप बनाइएगा तो इसका आंसर क्या निकल कर आना चाहिए, तो ये जरूर आप क्वेश्चन बनाइएगा, इसके आंसर आपको निकल कर आ जाएगा ए। ठीक, ये बनाइएगा तो ये आपको आंसर निकल कर आ जाएगा, ये निकालिएगा आप खुद से बनाइएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, एक दुकानदार जो है 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 400 रुपया में बेचा, एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरी कुर्सी पर उसे 20% की हानि हुई थी, तो उसको पूरे सौदे में क्या हुआ था, उसको पूरे सौदे में लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो इसमें आपको देखिएगा कि 20% पर लाभ पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है, तो ऐसे को आपको सेम में बेचता है, आप देख सकते हैं। तो इसका आपको क्या करना चाहिए, इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर 100 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाता है 400/100 और ऑलवेज क्या होता है इसमें हानि होता है, तो 4% की हानि होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किसी धनराशि के एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 तथा 840 है, तो धनराशि क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है सेम लगता है, हर साल पर सेम ही लगता है, तो ये 800 आपको 2 साल का दे रहा है, इसकी 400 लगा होगा और जो आपको 2 साल के लिए जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है ये आपको 480 दे रहा है। इसकी प्रथम बार तो चक्रवृद्धि पर साल पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों आपको सेम होता है। सेकेंड पर ये क्या हो जा रहा है, तो ये आपको हो जा रहा है 440, क्योंकि 840 में घटाइएगा तो ये 40 बढ़ जा रहा है। इसकी सेकेंड पर आपको और भी लग जाता है, उस पर ब्याज लगता है, तो ये हो जाता है। तो ये आपको पूछ रहा है कि जो ये हो रहा है ये कितने धनराशि होगा, तो ये यहाँ पर धनराशि जो हो जाएगा 10% से बढ़ाइएगा, तो यहाँ पर आपको आराम से ये 400 हो जाता है और यही आपको देखिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज दो साल में 440 हो जाता है और साधारण ब्याज 800 हो जाता है, ये 1 साल का 400 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन से भी निकाल कर आप बना सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा ए, 4000 इसके आंसर आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, ये भी देख लीजिए। एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या एवं आयतन समान है, तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो गोले के व्यास और शंकु का ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन सारा देख लीजिए और इसके आंसर डी हो जाएगा, 1:2 में हो जाएगा, इसके आंसर डी हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसके आंसर डी। तो टोटल मैंने 100 क्वेश्चन कराया। ठीक, 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा। देखिए तबियत खराब होने के कारण कभी कभी मैं इधर उधर बोली निकल जाता होगा, तो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। और सारा क्वेश्चन मैंने बताया है कि 15 दिन में मेरा कोशिश रहेगा कि टोटल करा दूँ। ठीक, काफी लंबा वीडियो हो गया है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।